इस वीडियो को देखने से कबल इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। अव्वल खान के चले जाने के बाद मेरा ज़हन कहीं और उलझ गया था। ये काम कल ही हो जाना चाहिए। सुबह सारी कागजी कार्रवाइयां मुकम्मल कराने के बाद तुम ही औरतों को वहां ले जाओगे, मैंने जोर देकर कहा। कागजी कार्रवाई क्या होती है? बस एस्टेट एजेंट को रकम देकर कुछ दस्तखतों का तबादला करना है। मेरा ख्याल है कि हमें नाश्ते के बाद यहां से चल देना चाहिए, मगर तुम इस कार्य खैर से खुद को अलग क्यों कर रहे हो? मैं कुछ और सोच रहा हूँ। मूसा के बयान की सदाकत को जांचने के लिए कोई ना कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाकर पुरख्याल लहजे में कहा, क्या पंडित मनोहर लाल की खाना तलाशी का मंसूबा बना रहे हो? उसने पूछा। मैं इस बात में सर हिलाते हुए बोला, रुस्तम को दिया हुआ काम पूरा होने तक यह खलिश भी दूर हो जानी चाहिए। हो सकता है कि मूसा ने झूठ ना बोला हो। मुझे तो यह पंडित मनोहर लाल जवाहर लाल का छोटा भाई मालूम होता है। बज़ाहिर ओबाश और रंगीन मिजाज, लेकिन अंदर से इंतहाई कीना परवर साजिशी। वो तबसरा करते हुए उसकी आवाज तहकीर अमेज हो गई थी। इसे देखना बल्कि खंगालना बहुत जरूरी है, मगर इस वक्त नहीं। तुम भूल रहे हो कि रुस्तम ईरानी से उसके गहरे मरासम है। मूसा को उसी ने इस रुस्तम के पास नौकरी दिलाई थी और अब भी वो हफ्ते में एक बार रुस्तम से मिलने जरूर जाता है। सुल्तान शाह की जुबान से रुस्तम ईरानी का नाम अदा होते ही मेरे जहन के बंद दरीचे वाह हो गए। मैं अपनी रो में बस एक ही समत में सोचे जा रहा था। सुल्तान शाह ने एक इशारे से सारे इम्कानात रोशन कर दिए थे। जिस तरह ओब्राइन की हलाकत तक मूसा का जिंदा या कम अज कम पोशीदा रहना नागुज़ीर था, इसी तरह पंडित मनोहर लाल का बेफिक्र रहना भी जरूरी था। इसका कोई भी मसला रुस्तम के सुकून को दरहम बरहम कर सकता था। इसके तफक्कुरात में उलझकर रुस्तम अपने मामूल के कामों से सरफे नजर कर सकता था। इन कामों में ओब्राइन की सरकोबी मेरे लिए सरे फहरिस्त थी। वो काम हर कीमत पर और बर वक्त पाया तकमील को पहुंचना जरूरी था। मैंने उठकर मोहब्बत से सुल्तान शाह के सर पर हाथ फेरा और कहा, बाज़-औक़ात तुम बहुत दूर की कोड़ी लाते हो। इस वक्त मैं पंडित को सबसे अलग थलग रखकर कुछ मंसूबा बना रहा था। कामों के सिलसिले में इन बारीकियों का ध्यान रखने का तजर्बा मैंने तुम ही से हासिल किया है। इसमें तुम्हारी मेहनत का दखल भी है। मुझे खुशी है कि तुम मशीनी रोबोट की तरह सिर्फ मेरी हदायत पर अमल नहीं करते, गलतियों पर टोकते भी रहते हो। गलतियों पर तो वीरा भी टोकती है, लेकिन तुमने उसके साथ एक मुद्दत से शफकत का रवैया नहीं अपनाया। शायद गलतियों की निशानदही में वो मुझसे आगे है। मैं उसे क्या बताता कि वीरा जरा सी शफकत से बहलने वाली मखलूक नहीं थी। मेरी तरफ से जरा सी नरमी का इजहार होते ही बहुत सी मोहब्बत की दावेदार बन सकती थी। मैंने सुल्तान शाह का वो नाजुक सवाल खफीफ सी मुस्कुराहट में टाल दिया। रात सुकून से बसर हो गई। सुबेदार होती गैर इरादी तौर पर मेरी निगाह तीसरी चारपाई की तरफ गई। बिस्तर खाली और बेशिकन था। अव्वल खान ने अपनी नाराजगी के भरपूर इजहार के लिए वो रात शायद अपने दफ्तर ही में गुजार दी थी। मैं उसके लिए अफसुर्दा होने से ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता था। वो सब कुछ जानते बूझते हुए भी अपनी जज्बाती तबीयत के सामने बेबस था। उसे इसके हाल पर छोड़ देना ही इस मसले का बेहतरीन हल था और मैंने पिछली रात से वही रवैया अपनाया हुआ था। नाश्ते के वक्त वो आया तो शब बेदारी और आसाबी तकान के आसार उसके चेहरे से आया थे। मालूम होता है कि तुम्हारी रात बहुत मसरूफ गुजरी है। मैंने भी बहुत नपे तुले अल्फाज मुंतखब करके उसके मिजाज पुरसी का इखलाकी फर्ज अदा किया। यही समझ लो, उसने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है कि मूसा की हालत अब खतरे से बाहर है। उसे बर वक्त तिब्बी इमदाद मुयस्सर आ गई थी। इसकी मौत अगर हमारे हाथों लिखी हुई है तो वो ऐसे 10 दौरे भी झील जाएगा। तुम्हारे नहीं मेरे हाथों। उसने मेरी तस्दीक की। तुम चारों तो आज जा रहे हो। मेरे दिल में चोर था। मैं मसनूई अंदाज में हंस पड़ा। हमारे और तुम्हारे हाथ एक ही हैं। नाश्ते के दौरान हल्की फुल्की बातें होती रहीं। स्टेशन 4 से हमारे कोच का मामला भी ज़ेर गौर आया, मगर वो जरा भी गंभीर नहीं था। हम अपनी जानें बचाने के लिए क्रिप्टन वाले फ्लैट से तन के कपड़ों के साथ फरार हुए थे। बाद में चंद जोड़े और खरीदे गए जो महज एक कुशादा बैग में समा सकते थे। हमारा सबसे कीमती असासा बीमगन अव्वल खान के खुसूसी नवादर से हासिल की हुई चंद अंगूठियों और CSD पर मुश्तमिल था। वीरा ने नाश्ते से फारिग होते नहायत खुद गर्जाना अंदाज में इन अशिया को यकजा करना शुरू कर दिया। अव्वल खान मलूल नजरों से उस कार्रवाई का जायजा लेता रहा।
मेरा इरादा था कि स्टेशन 4 से हम 2 टुकड़ों में बंट कर रवाना होते। मैंने सलमा से 8 लाख रुपए के मुसावी डॉलर लिए थे। रुस्तम को 7 लाख देने के बाद बकिया रकम फ्लैट के किराए की अदाई और घरदारी की दीगर जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए काफी थी। हमने गुलशन इकबाल में जो मकान पसंद किया था वो नादरा के फ्लैट की तरह मुकम्मल आरास्ता नहीं था। इसमें पर्दे, पंखे, कालीन और सिर्फ मसहरियां मौजूद थीं। बकिया आराइश किराएदारों की मर्जी और जेब पर छोड़ दी गई थी। वीरा और सुल्तान शाह स्टेट एजेंट को पेशगी रकम देकर मकान का कब्जा ले सकते थे और अपनी निगरानी में घर की जरूरी सफाई वगैरह करवा सकते थे, जबकि मुझे रुस्तम ईरानी को देने के लिए मजीद रकम का बंदोबस्त करना था। दिन में जहांगीर अपनी फार्मेसी पर होता था। मैं तन्हाई में सलमा का सामना करने से हमेशा घबराता था, क्योंकि ऐसे मौके पर वो मेरे लिए मोनालीजा से बढ़कर साबित होती थी। उस होलनाक खलवत का बेहतरीन तोड़ ये था कि गजाला भी मेरे साथ होती। हम दोनों सलमा से रकम लेकर बराह रास्त गुलशन इकबाल वाले नए घर पहुंच सकते थे। यह तजवीज़ सुनकर अव्वल खान बोल पड़ा, यह ख्याल रखना कि ओबरायन के सिलसिले में खर्च होने वाली रकम तुम्हें जल्द ही वापस मिल जाएगी। मैं हंस दिया। मुझे मालूम है कि तुम 7 लाख रुपए के लिए ऊपर बात कर चुके हो। अब इस रकम को 10 लाख करने से शुबहात पैदा हो सकते। कैसे शुबहात? अव्वल खान मेरी बात पूरी होने से पहले ही भड़क उठा। अगर रुस्तम ने पहले 7 लाख मांग कर बाद में 10 लाख का मुतालबा कर दिया है तो उसमें शुबा क्या? STF में सारे ही मामलात ईमानदारी और बाहिमी एतमाद पर चलते हैं। फिर भी मैं ये नहीं चाहूंगा, मैंने संजीदगी से कहा। इस अहम कौमी मकसद के हसूल के लिए हम भी थोड़ी सी सरमायाकारी कर सकते हैं। मैं तुम्हारा ममनून हूं कि तुम हमारे किसी मुतालबे के बगैर 7 लाख रुपए की अदाई का बंदोबस्त कर चुके हो। वो बात पुरानी हो गई। मैंने आज सुबह ही फोन पर इस्लामाबाद बात करके रकम में इजाफा कर दिया। अब 10 लाख की पूरी रकम आएगी, उसने कहा, सुर्ख फीते या किसी कागजी कार्रवाई के बगैर। इतनी बड़ी रकम सीक्रेट फंड से ही मुहैया की जा सकती है। वीरा ने तहय्युर ज़दा लहजा में कहा, मैं नहीं जानता कि रकम कहाँ से फराहम की जाएगी। बस ये यकीन है कि काम पूरा होने की इतला मिलते ही रकम भेज दी जाएगी। इसके एक एक लफ्ज से भरपूर एतमाद झलक रहा था। इतनी आसानी से पूरे 10 लाख वापस मिल सकते हैं तो मुझे कोई उज़र नहीं। मुझे तो ये ख्याल था कि ऑडिट वाले एक एक पैसे के खर्च को शुबे की नज़र से देखते हैं। 3 लाख रुपए का इजाफा वो हजम नहीं कर सकेंगे। मैंने खुशदिली से उसकी पेशकश कबूल कर ली। STF के खर्च का कोई ऑडिट नहीं होता। अव्वल खान ने मेरी मालूमात में इजाफा किया। रुस्तम तुमको 10 लाख तो क्या 10 रुपए की रसीद भी नहीं देगा। वो ठीक कह रहा था। बड़े बड़े गबन रसीदों और इंदराजात के हेर फेर के जरिए ही होते हैं। क्या बात ईमान और एतमाद पर छोड़ दी जाए, स्कैंडल कम ही बनते हैं, क्योंकि ऐसे अखराजात की तस्दीक गैर रवायती अंदाज में सीना ब सीना की जाती है, जिसकी किसी को भनक नहीं मिलती। 11 बजे हम रवानगी के लिए तैयार थे। अव्वल खान ने हमारे लिए 2 अलग अलग गाड़ियों का बंदोबस्त कर दिया था। उनमें एक ड्राइवर मौजूद था। मकसद ये था कि वीरा और सुल्तान शाह को मंजिल मकसूद पर पहुंचाने के साथ वो हमारा नया ठिकाना देख ले और बाद में अव्वल खान की रहनुमाई कर सके। मेरी गाड़ी के लिए उसने दानिस्ना किसी शौफर का बंदोबस्त नहीं किया था। वो अव्वल खान से हमारी आखिरी मुलाकात नहीं थी। हम इसी शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बसने जा रहे थे, मगर अव्वल खान के रवैये की वजह से हमारी रवानगी खासा जज्बाती रंग इख्तियार कर गई। टैक्सी पहले हरकत में आई। मैंने भी गाड़ी उसके पीछे डाल दी। शाहराह फैसल पर ड्रग रोड रेलवे स्टेशन तक दोनों गाड़ियां उसी तरतीब से दौड़ती रहीं। वहां से टैक्सी दाहिनी तरफ घूम गई। हम सीधे निकलते चले गए। आज मैं खुद को बिल्कुल हल्का और तरोताज़ा महसूस कर रही हूँ, गजाला ने कहा। शायद इसलिए कि आज हम दोनों एक तवील मुद्दत के बाद एक दूसरे के साथ कहीं बाहर निकले हैं। ऐसी तन्हाई तो अब ख्वाब ख्याल बन कर रह गई है। मैंने गहरा सांस लेकर जवाब दिया, शुक्र है कि ये बातें आपके दिल के नेहा खानों में भी मौजूद हैं। मुझे कभी कभी तो यूं महसूस होने लगता है कि मैं उस ज़रूरत से ज्यादा सोचने लगी हूँ। मैंने उसके नर्म गुदाज हाथ पर प्यार से थपकी देकर कहा, मैं भी तुम्हारी तरह जवान हूँ। मेरे दिल में भी उमंगें और आरज़ुएं अंगड़ाइयाँ लेती हैं, मगर काम की खातिर मुझे इन ख्वाहिशों को थपकियाँ दे दे कर सुलाना पड़ जाता है। ये वक्त सदा यूं ही नहीं रहेगा। मैं सोचती हूँ कि मैंने आपसे शादी करने का फैसला करके आपको एक कड़े इम्तिहान में डाल दिया है। मेरी वजह से आप खुले जहन से कहीं हाथ नहीं डाल सकते। तुम्हारी दोनों बातें गलत और अक्ल से खाली हैं। शादी का फैसला हम में से किसी का नहीं था। मकाओ के डान ने एक चीनी मौलवी के जरिए हम दोनों को इस रिश्ते में यकजा होने पर मजबूर किया था। मैंने हंसकर उसे माजी का खुशगवार आईना दिखाया। इसके बाद भी हमने बड़े बड़े मार्के सर किए हैं। जब कोई खूंखार हरीफ सामने आ जाता है तो मैं भूल जाता हूं कि मेरा किसी से कोई रिश्ता है या किसी को मेरी सही सलामत वापसी का इंतजार होगा। तुम्हारा ख्याल कभी मेरे कदमों की जंजीर बना है, न ख्यालों की लगाम।
اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں ابھی تک آپ کے دل میں اترنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہوں۔ اس وقت غزالہ یکا یکی ایک ننھی سی بچی بن گئی تھی اور میری بات پر روٹھی روٹھی سی لگنے لگی تھی۔ غزالہ مائی ڈارلنگ، تم اتنی ناسمجھ تو نہیں ہو۔ شاعری اور تصورات کی دنیا حقیقت سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ جب آدمی کی جان پر بن جاتی ہے تو اسے اپنی کوئی جان یا محبوبہ یا بیوی یاد نہیں آتی، صرف خدا یاد آتا ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے مذہب کے مطابق خدا کو ہی پکارتا ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے دشمن پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ جان بچ جائے اور وہ سرخ و رو رہے تو پھر اپنی جان کی آغوش میں اس سنگین کہانی میں رنگین لمحے جوڑ کر ایک نیا لطف لیتا ہے۔ جان جان کے چکر میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ چلے یہ تو دشمن اور دشمنی کی باتیں ہوئیں، چاہنے والے تو ایک دوسرے کے لیے جان بھی دے دیتے ہیں، وہ بزدل ہوتے ہیں، ان میں ہارنے کی ہمت ہوتی ہے نہ جینے کی امنگ۔ چاہنے کا تعلق جسم اور وجود سے نہیں جذبوں سے ہوتا ہے۔ میں تمہیں اس وقت سے چاہتا ہوں جب میں نے تمہیں چھوا بھی نہیں تھا، پھر ایسا وقت بھی آیا جب ہمارے درمیان فاصلے پیدا ہو گئے۔ مجھے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ تم زندہ ہو یا ویرا کے اندھے انتقام کا نشانہ بن چکی ہو۔ اس وقت بھی میری چاہت میں کوئی درار نہیں آئی۔ اس وقت میرے ساتھ صرف میری باتیں کریں، میری باتوں کے لیے ترسی ہوئی ہوں۔ اس وقت ویرا کا نام نہ لیں، وہ رفتہ رفتہ میرے اعصاب کے لیے ایک بس اب اس پر اپنے الفاظ برباد مت کرو۔ میں نے اس کو ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا، وہ میری انگلیوں کا ایک نرم سا بوسہ لے کر خاموش ہو گئی اور میں نے اس کے دل میں چھپی ہوئی عورت کو ان چاند ستاروں کی کہانیاں سنانی شروع کر دیں جو اس کے حسن کی ذرا سی رمک چرا کر خلا کی بے قرار وسعتوں میں پرنور نقطوں کی طرح دمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارا سفر باتوں کی محویت میں گزر گیا۔ مجھے ہوش اس وقت آیا جب میں گاڑی جہانگیر کے فلیٹ والے بلاک کے قریب روک چکا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ جیسا بے جگر آدمی ایسی شاعرانہ باتیں بھی کر سکتا ہے۔ غزالہ نے میرا بازو دبا کر بھاری آواز میں کہا، آپ شاعری شروع کر دیں تو ہر طرف دھوم مچا دیں گے۔ دھوم مچانے والی شاعری کتابوں اور مشاعروں سے چلتی ہے۔ میری کتاب کو چھاپنے والا آمادہ نہیں ہوگا کیونکہ ڈینی انتہائی غیر شاعرانہ تخلص ہے، اور مشاعرے میں گیا تو وہاں CIA والے دعویٰ بول کر مجھے اٹھا لے جائیں گے۔ امریکیوں کو اردو شعر اور شاعر کے قتل پر ذرا بھی ندامت نہیں ہوگی۔ غزالہ ہنستی ہوئی گاڑی سے اتر گئی۔ جہانگیر کے دروازے پر ڈور بیل بجتے ہی وہاں کام کرنے والی بچی نے دروازہ کھولا، مگر اس کے کسی سوال سے پہلے سلمہ خود اس کے پیچھے آ موجود ہوئی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسرت کی ایک عجیب سی حیوانی چمک توڑ گئی۔ اس نے فوراً ہی پورا دروازہ کھول دیا۔ پہلے اس کی نظر غزالہ پر نہیں پڑی تھی۔ پورا دروازہ کھولنے پر جب اس نے غزالہ کو اپنے روبرو پایا تو اس کے والیانہ انداز میں یکا یک تبدیلی آ گئی اور اس کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ اوہ، تو آج تم بھی ساتھ آئی ہو؟ سلمہ نے خوش خلقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھونڈے انداز میں غزالہ کا استقبال کیا۔ رک کیوں گئے؟ دونوں اندر آ جاؤ۔ تم دروازے سے ہٹ کر راستہ دو گی تو ضرور اندر آئیں گے۔ میں نے احساس دلایا ہم دروازے پر مزاج پرسی کرنے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں۔ شرمندہ ہو کر اس نے ہمیں راستہ دے دیا۔ جھیب مٹانے کے لیے اس نے ملازمہ کا بازو پکڑ کر اسے بھی پیچھے کھینچ لیا۔ بیچ میں کیا کھڑی ہے؟ ہٹ کر مہمانوں کو اندر آنے دینا۔ لڑکی کسی آ کر اندر چلی گئی۔ سلمہ ہم دونوں کو ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ بیٹھو، کہو اس وقت کیسے آنا ہوا؟ اس نے رسمی اور پرتکلف لہجے میں غزالہ سے پوچھا۔ تم نے خود کسی دم دلاسے کے بغیر سوال کر ڈالا ہے تو سن لو کیا مجلت میں ہے۔ مجھے مزید کچھ ڈالر درکار ہیں، شاید ہمیں آج ہی مکان کا قبضہ مل جائے گا۔ میں نے کہا، رقم تمہاری امانت ہے، چاہو تو سب لے جاؤ۔ یہ مکان تم نے کتنے میں خریدا ہے؟ میرے بے لوچ رویے سے معاف بلکہ پریشان ہو کر سلمہ ہمیں بٹھانا بھی بھول گئی۔ 18 لاکھ کا پڑے گا، میں نے مستقبل کی پیش بندی کرتے ہوئے کہا۔ کل 8 لیے تھے، آج 5 اور دے دو، باقی چند روز بعد درکار ہوں گے۔ بیٹھ کر کچھ چائے وغیرہ تو پی لیتے، یا یوں ہی واپس جانے کا ارادہ ہے؟ سلمہ کے وہ الفاظ بے جان اور خلوص سے آ رہی تھے۔ مجھ سے پہلے غزالہ بول پڑی، پھر کبھی فرصت سے آئے گی، آج مالک مکان سے ملاقات کا وقت ہے۔ ویسے ہم بیٹھ جاتے ہیں، تم اطمینان سے رقم لے آؤ۔ میں نے بیٹھتے ہوئے کہا، مجھے ڈالر بتا دو، روپوں کا حساب خود کرتے رہنا۔ سلمہ نے رکھائی سے کہا، حساب میں نے راستے ہی میں لگا لیا تھا۔ میرے جواب سن کر وہ ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ اس وقت سلمہ کچھ اکھڑی اکھڑی سی نظر آ رہی ہے۔ کیا کل کوئی جھڑپ ہو گئی تھی؟ اس کے چلے جانے کے بعد غزالہ نے سرگوشیانہ لہجہ میں سوال کیا۔ کل تو یہ کسی بلبل کی طرح چہک رہی تھی، آج شاید اسے جہانگیر سے تگڑا ناشتہ ملا ہے۔ میرے حساب سے اسے تم سے لپٹ جانا چاہیے تھا۔ میں نے بات بنائی، مجھ سے یا آپ سے؟ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں میرے چہرے پر گاڑ کر شوخی سے پوچھا۔ آپ کے بارے میں ویرا غلط نہیں کہتی، تم نے پھر اس کا نام لیا؟ میں نے اسے گھورا، اس کے بارے میں تم ہی نے کچھ کہا تھا۔ اسی وقت بیلا نامی ملازمہ ایک ٹرے میں ٹھنڈے مشروب کے 2 گلاس لے آئی۔ لڑکی پچھلی رات مجھ سے مانوس ہو چکی تھی۔ میں نے پیار کے ساتھ اس کے
हाथ से ट्रे ले ली। ये कौन है? बेला के चले जाने के बाद गजाला ने सवाल किया। सलमा की मुलाजमा और इस घर में एक नए फसाद की जड़, मैंने मानी कर लहजा में कहा। मैं समझी नहीं। उसकी आंखों से जाहिर हो रहा था कि बात उसके पल्ले नहीं पड़ी थी। जहांगीर से दुगनी उम्र की मुलाजमा का मुतालबा कर रहा है। सलमा इसी उम्र पर बाजिद है। गजाला बेसाख्ता हंस पड़ी। मुबालगा राई कोई आपसे सीखे। मुझे यकीन है कि कोई गड़बड़ होने के बावजूद ये तनाजा इतना सीधा नहीं रहा होगा। अब खामोशी से शरबत पियो। सलमा को तुम्हारी सरगोशियों की भनक भी मिल गई तो वो समझेगी कि तुम उसकी बुराइयां कर रही हो। इस वक्त वही हमारी खजांची है। खाली गिलास होने से पहले सलमा $100 के नोटों की शक्ल में मतरूबा रकम ले आई। उसने हस्बे मामूल रकम गिनने पर इसरार किया और मैंने हमेशा की तरह इनकार करके वो पतली सी गड्डी गजाला को दी थी। डॉलरों की शक्ल में बड़ी मालियत के नोटों की तादाद बहुत कम रह गई थी। काम हो जाने के बाद हम ज्यादा देर वहां नहीं रुके। सलमा से इजाजत लेकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए, जहां वीरा और सुल्तान शाह को मौजूद होना चाहिए था। इन दोनों के साथ एस्टेट एजेंसी में काम करने वाला लड़का भी वहां मौजूद था और 2 अफराद पूरी मुस्तैदी से घर की सफाई में मसरूफ थे। शाह साहब ने जरा सी देर में सारा काम मुकम्मल करवा लिया। मुझे देखकर एस्टेट एजेंट ने खुशामदाना अंदाज में सुल्तान शाह की कारकर्दगी की तारीफ की। सुल्तान शाह ने शनाख्त की नागुज़ीर ज़रूरत के तहत वो मुआहदा अपने असल नाम यानी सैयद मोहम्मद सुल्तान शाह के मुखफ़फ़ के साथ किया था, जो सिमट कर सिर्फ MS शाह रह गया था। यह बात हमारे दरमियान तय पा चुकी थी, इसलिए गजाला भी शाह साहब की इस्तलाह को हजम कर गई थी। एस्टेट एजेंट हमारे मफरूजा सामान की मुंतकिली में भी हमारा हाथ बटाने पर तुला हुआ था। उसे इल्म नहीं था कि हमारी कुल कायनात सिर्फ एक बैग पर मुश्तमिल थी। जो हमारे साथ मौजूद थी वो एजेंसी का मालिक नहीं बल्कि मुलाजिम था और किसी इनाम के लालच में हमारे सरों पर सवार था। सुल्तान शाह ये रमज नहीं पा सका था। उसने अलहदगी में मुझे बताया कि वो हर जतन करने के बावजूद इसे छुटकारा पाने में कामयाब नहीं हो सका। इसे 200 रुपए थमाओ और फिर देखो कि वो कितने सेकंड यहाँ रुकता है। मैंने मशवरा दिया। सुल्तान शाह सदा का सआदतमंद था। उसने मशवरे पर फौरी अमल किया। एस्टेट एजेंट ने किराए की मद में यकमुश्त 2000 रुपए की कमी का हवाला देकर इनाम की रकम में इजाफा चाहा। सुल्तान शाह ने 100 रुपए का मजीद एक नोट उसे थमाया और वो हम चारों को झुक झुक कर सलाम करता हुआ तेजी से फाटक से निकलता चला गया। इनाम की वो रकम उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं तो योमिया उजरत से यकीनन ज्यादा थी। मकान 600 गज पर है, मगर इसमें खूबी ये है कि ख्वाबगाहें 4 हैं। सफाई करने वालों को रुखसत करने के बाद वीरा ने ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठते हुए कहा, चौथी ख्वाबगाह में तुम्हें क्या अफादियत नजर आ रही है? सुल्तान शाह ने पूछा। अव्वल खान की मेहमानदारी की जा सकती है, वीरा ने बारी बारी हमारा जायजा लेते हुए कहा। या फिर डैनी और गजाला में फसाद हो जाए तो ये दोनों अलग अलग कमरों में सो सकते हैं। खुदा के लिए वीरा, गजाला ने दोनों हाथ जोड़कर एहतजाज किया, अपनी जुबान से ऐसे मनहूस कलमात तो ना निकालो। खुदा खुदा करके हमें ये ठिकाना नसीब हुआ है तो तुमने अभी से बदशगुनी शुरू कर दी। एक इम्कान था जो मैंने जाहिर कर दिया। उसने अपने शाने उचका कर बेपरवाही से कहा, इसे रुनुमा होने से रोकना या ना रोकना तुम्हारे इख्तियार में है। वीरा, बदगोई अच्छी आदत नहीं होती। सुल्तान शाह ने भी उस पर आंखें निकाली। इन बातों में पड़ने की बजाय मुझे कराकरी और किचन के सामान की फहरिस्त बना कर दो ताकि मैं खरीदारी कर लूं। यहाँ चाय बनाने तक के लिए भी कोई बर्तन दस्तयाब नहीं है। गजाला को साथ ले जाओ, ये तुम्हारा काम आसान कर देगी। अजनास के साथ खुर्दोनोश की कुछ सरबंद चीजें भी ले आना ताकि फौरी गुजारा हो सके। वीरा ने दानिस्ता गजाला को साथ ले जाने की पेशकश की थी। गजाला ने उसके मशवरे पर तेवरियां चढ़ाकर कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी बजाय तुम चली जाओ। मेरे बाहर निकलने पर डैनी ने कड़ी पाबंदी लगाई हुई है। वीरा ने मक्कारी से जवाब दिया, बड़े बाजार में मैं हर एक की नजर का मरकज बन जाऊंगी। मैं जुबानी जोर आजमाई में पनाह मफहूम को खूब अच्छी तरह समझ रहा था। वीरा मेरे साथ कुछ देर के लिए तखलीए की ख्वाह थी और वो दोनों इसे ऐसा कोई मौका फराहम करने पर तैयार नहीं थे। मैं खुद भी इन दोनों का तरफदार था। मैंने वीरा से कहा, चलो फहरिस्त बना डालो। मैं उर्दू लिखने पर कादिर नहीं हूँ। अंग्रेजी में बहुत सी चीजों के नाम इतने पेचीदा हैं कि सुल्तान शाह की नन्ही सी खोपड़ी पर से गुजर जाएंगे। इसके पास दूसरा उज़र तैयार था। आओ। गजाला के तेवर खराब हो गए और वो सुल्तान शाह के साथ वहां से चलती। फहरिस्त बनाने में कोई हाथी घोड़े नहीं लगते। वीरा को सुनाने के लिए उसने जाते जाते ऊंची आवाज में कहा और वीरा लोफराना अंदाज में होंठ सुकेड़ कर सीटी बजाने लगी। मैं वहां से उठा तो उसने मुझे टोक दिया, तुम कहाँ चले? फोन तलाश करने। एजेंट ने कहा था कि इस घर का फोन काम कर रहा है। ऐसा कोई जरूरी काम है तो तुम अपना मोबाइल फोन भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसने तन से कहा। मोबाइल फोन के साथ CSD के इस्तेमाल से मला इल्म हूं, मैंने भी तलखी से जवाब दिया और अपनी राह हो लिया।
वहां वो अकेली बैठी रह गई। पहली ख्वाबगाह में ही फोन मिल गया जो काम कर रहा था। सुल्तान शाह भी इसी कमरे में बैठा गजाला के मशवरे से खरीदारी की फहरिस्त तैयार कर रहा था। मुझे देखकर दोनों खुश हो गए। अच्छा किया कि आप भी उठाए, गजाला ने मुसर्रत आमेज मगर नीची आवाज में कहा। कभी कभी वो अपनी हद से ज्यादा तजावुज करने लगती है। जुबान बंद रखो, उसके कान बहुत लंबे हैं, मैंने तेज सरगोशी में कहा। फिर सुल्तान शाह से मुखातब होकर कहा, सामान के थैले में से CST निकाल दो।